Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भूमि कानून। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे भूमि अधिकारों के संवैधानिक ढांचे के बारे में। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में भूमि कानून क्या है, इसका क्या महत्व है, भूमि स्वामित्व और पहुँच का क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने बताया। जैसा कि नाम से ही विदित है, भूमि कानून भूमि स्वामित्व, भूमि उपयोग, सीमाओं और प्रवेश सहित भूमि के नियमों और शासन पर केंद्रित है। भूमि कानून कानून का वह रूप है जो भूमि के उपयोग करने, उसे एलिनेट करने और दूसरों को भूमि से बाहर करने के अधिकार से संबंधित है। भारत में विभिन्न प्रकार के भूमि अधिकारों के बारे में हमने जाना। भारत में भूमि अधिकारों को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम 1882, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899, पंजीकरण अधिनियम 1908 के बारे में हमने जाना। भूमि अधिकार कानूनों का विकास एक रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। विभिन्न कानून का एक व्यापक इतिहास और क्रिया रही है, जिसमें जो कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक क्रिया से आकार लेती रहती है। आज के पाठ्यक्रम में हम जानेंगे भूमि अधिकारों के संवैधानिक ढांचे के बारे में। भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान, संपत्ति और भूमि से संबंधित मौलिक अधिकार और भूमि सुधार। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और देश के हर एक नागरिक को इसका पालन करना चाहिए। भूमि अधिकारों के लिए संवैधानिक ढांचा निष्पक्षता, स्थिरता और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करता है। यह ऐतिहासिक संघर्षों और सामाजिक परिवर्तनों से आकार लेता है। यह विश्लेषण इसके विकास की पड़ताल करता है और दुनिया भर में संवैधानिक प्रावधानों की जांच करता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 के तहत विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता था। इस अनुच्छेद ने भारतीय नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार दिया। हालांकि 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय संवैधानिक अधिकार में बदल दिया गया। अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300A द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 18 भूमि और भूमि पर अधिकार से संबंधित है। राज्य सरकारों के पास भूमि मामलों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे दिया गया, जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि यहाँ पे बताई गई है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद राज्य सरकारों ने जमींदारी, कर और अन्य व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, जैसे कि जोतदारी, रियोतदारी, जमींदारी। हालांकि इन कानूनों को अनुच्छेद 19 और 31 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रथम संवैधानिक संशोधन ने राज्यों द्वारा पारित जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता सुनिश्चित की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भूमि सुधार आगे बढ़ सके। अब मैं बात करूंगी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक सभ्यताओं तक भूमि अधिकारों के विकास का अवलोकन। सामंतवाद की अगर हम यहाँ पे बात करें, मध्य युगीन यूरोप में भूमि स्वामित्व कुछ कुलीन वर्ग के पास ही केंद्रित था, जिसे उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हुई।
अधिकारों से वंचित किसान भूमि पर काम करते थे, जिससे सामाजिक असमानता और असंतोष को बढ़ावा मिलता था। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के दौरान जॉन लॉक और अन्य लोगों ने व्यक्तिगत श्रम में निहित संपत्ति अधिकारों की वकालत की। उनके विचारों ने संवैधानिक ढांचे में निहित निजी संपत्ति अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। उपनिवेशवाद ने यूरोपीय शक्तियों को विशाल भूभागों पर कब्जा करने की अनुमति देकर भूमि अधिकारों की जटिलताओं को और गहरा कर दिया। स्वदेशी लोगों को जबरन उनकी जमीनों से हटा दिया गया, जिससे चल रहे विवाद और स्वदेशी अधिकारों के संघर्ष को बढ़ावा मिला। 20वीं सदी में सामाजिक आंदोलनों ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए भूमि सुधार, स्वदेशी अधिकारों और कृषि सुधार पर जोर दिया। इन आंदोलनों ने सत्ता की गतिशीलता को नया रूप दिया और भूमि अधिकारों को संवैधानिक ढांचे में एकीकृत किया, जिसका लक्ष्य यहाँ पे न्याय, समानता और सतत विकास था। पूरे इतिहास में भूमि स्वामित्व मानव समाजों का अभिन्न अंग रहा है, जो प्राचीन सभ्यताओं में सांप्रदायिक संपत्ति से विकसित होकर सत्ता संरचनाओं के साथ जुड़ी निजी संपत्ति की धारणाओं तक विकसित हुआ है। सामंतवाद ने सामाजिक असमानताओं को कायम रखते हुए विशेष अधिकार प्राप्त कुछ लोगों के बीच भूमि एकाग्रता का उदाहरण दिया। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय ने व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की ओर दार्शनिक बदलाव को प्रेरित किया। उपनिवेशद ने भूमि अधिकारों को और जटिल बना दिया, जैसे कि स्वदेशी लोग संवैधानिक ढांचे को यहाँ पे प्रभावित किया गया, आर्थिक सभा के लिए बेदखल कर दिया गया। 20वीं सदी के सामाजिक आंदोलनों ने भूमि सुधार की वकालत की, न्याय और समानता के प्रति संवैधानिक ढांचे को प्रभावित किया। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान की। दुनिया भर में भूमि अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में सामान्य विषय और सिद्धांत। स्वदेशी भूमि अधिकारों की मान्यता, जिसमें कई संविधान स्वदेशी समुदायों के पैतृक भूमि अधिकारों को मान्यता देते हैं, भूमि के साथ उनके सांस्कृतिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। ये प्रावधान स्वदेशी लोगों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक पहचान की रक्षा करते हैं। सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकार करते हुए संविधान स्वदेशी समुदायों के पैतृक भूमि अधिकारों को यहाँ पे मान्यता देते हैं। निजी संपत्ति अधिकारों का संरक्षण। संविधान आमतौर पर निजी संपत्ति के अधिकारों को मौलिक मानते हुए उनकी रक्षा करता है, व्यक्तियों और संस्थाओं को अन्यायपूर्ण जब्ती से बचाता है। फिर भी इन अधिकारों को सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे भूमि सुधार या पर्यावरण संरक्षण के लिए। मनमानी जब्ती के खिलाफ सुरक्षा। संविधान सार्वजनिक हित के अधीन निजी संपत्ति के अधिकारों को यहाँ पे बनाए रखते हैं। भूमि सुधार और पुनर्वितरण। कुछ संविधान भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करके ऐतिहासिक अन्याय को यहाँ पे संबोधित करते हैं। इनका उद्देश्य पुनर्वितरण, पट्टे का नियमन और छोटे पैमाने की कृषि के लिए समर्थन जैसे विभिन्न तरीकों से हाशिए पर पड़े समूहों को भूमि का पुनर्वितरण करना है। ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करते हुए संविधान हाशिए के समुदायों को भूमि पुनर्वितरण की सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई। पर्यावरण संरक्षण और सतत भूमि उपयोग। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसे मुद्दों के बारे में चिंताओं के कारण आज कई संविधानों में पर्यावरण संरक्षण और संधारणीय भूमि उपयोग के लिए धाराएं शामिल की गई हैं। प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करने के प्रयास में इन कार्यवाहियों में समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा शामिल है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बढ़ने के साथ संविधान में स्थायी भूमि उपयोग और संरक्षण के प्रावधान यहाँ पे शामिल है। राज्य स्वामित्व और भूमि उपयोग योजना। संविधान अक्सर राज्य को जनता के लाभ के लिए भूमि उपयोग, स्वामित्व और प्रबंधन को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। टिकाऊ भूमि उपयोग और उचित लाभ वितरण की गारंटी के लिए इसमें भूमि उपयोग नियोजन नीतियां
जौनी कानून और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बनाना शामिल है। राज्य समान वितरण और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भूमि उपयोग को विनियमित करते हैं। भूमि तक पहुंच और आवास अधिकार। कुछ संविधान आवास और भूमि तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकार मानते हैं। बेघरपन, भूमिहीनता और अपर्याप्त आवास से निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाते हैं। वे किफायती आवास को बढ़ावा देने, भूमि स्वामित्व सुरक्षा और जबरन बेदखली की रोकथाम जैसे उपायों को शामिल कर सकते हैं। तो कुछ संविधान यहाँ पे आवास तथा भूमि तक पहुंच का यहाँ पे मौलिक मानव अधिकार मानते भी हैं, और जो भूमिहीन लोग हैं या जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनसे निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को भी यहाँ पे अनिवार्य माना गया है। आवास को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देना। संविधान राज्यों को बेघरों का मुकाबला करने और भूमि कार्यकाल को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे बाध्य करता है। न्यायिक उपचार और विवाद समाधान तंत्र। संवैधानिक ढांचे में आमतौर पर भूमि अधिकारों के उल्लंघन से निपटने और संबंधित विवादों को हल करने के लिए कानूनी रास्ते और विवाद समाधान तंत्र शामिल होते हैं। इसमें हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कानूनी सहायता और सहायता सेवाओं के साथ साथ अदालतों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों या वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों तक पहुंच शामिल है। कुछ संवैधानिक ढांचों में आमतौर पर भूमि अधिकार से निपटने के लिए, उनके विवादों से निपटने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक तो कानूनी रास्ता है या फिर हमारे पास वैकल्पिक विवाद समाधान विधियां हैं। जैसे कि हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 में यहाँ पे इन वैकल्पिक विवाद समाधानों की बात की गई है कि जहाँ पे न्यायालय को लगता है कि दो लोगों के बीच में समझौता हो सकता है किसी भी भूमि से रिलेटेड विवाद के लिए या उसको हल करने के लिए, तो वो वहाँ पे दोनों की सहमति से उस झगड़े को, उस विवाद को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से वहाँ पे उनको राहत मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व। बहुत से संविधानों में ऐसे खंड हैं जो मानव अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, भूमि अधिकारों और स्वदेशी अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि प्रतिबद्धताओं के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। इसमें जैव विविधता पर कन्वेंशन और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना शामिल हो सकता है। साथ ही स्वदेशी कानूनी प्रणालियों और प्रथागत कानून को राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में शामिल करना भी शामिल हो सकता है। कई संविधान अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पहचानते हैं, स्वदेशी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को यहाँ पे एकीकृत करते हैं। बहुत से संविधानों में इस तरह के मानव अधिकारों साथ के साथ पर्यावरण संरक्षण, भूमि अधिकारों और स्वदेशी अधिकारों से संबंधित जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि प्रतिबद्धताओं के मूल सिद्धांतों को यहाँ पे स्वीकार किया गया है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे संपत्ति अधिकारों की ऐतिहासिक अवधारणा के बारे में। संपत्ति के अधिकार सदियों से विकसित हुए हैं और मानव समुदायों के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। प्रारंभिक मानव सभ्यताओं में संपत्ति के अधिकार अक्सर कब्जे और उपयोग पर आधारित होते थे। व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कि उपकरण, कपड़े और हथियार। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो खानाबदोश जनजातियां हैं उन्होंने इस चीज को यहाँ पे करारनामा दिया। निजी संपत्ति की अवधारणा सीमित, दूसरी ओर सामुदायिक स्वामित्व यहाँ पे इस समय आम था। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने अधिक परिष्कृत संपत्ति अधिकार प्रणाली विकसित की। शासक, अभिजात वर्ग या राज्य के पास अक्सर भूमि होती थी और व्यक्तियों को कृषि या अन्य कारणों से इसका उपयोग करने का अधिकार था। संपत्ति का स्वामित्व अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता था और शासक प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता था। यूरोप में मध्य युग के दौरान सामंती व्यवस्थाएं विकसित हुई जिसमें राजा ने सैन्य सेवा और वफादारी के बदले में कुलीन लोगों को भूमि सौंपी। संपत्ति के अधिकार स्वामी और जागीरदार के बीच के रिश्ते से अटूट रूप से यहाँ पे जुड़े हुए थे, जिसमें भूमि वितरण और नियंत्रण को नियंत्रित करने वाली पदानुक्रमिक व्यवस्थाएं थी।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रारंभिक मानव सभ्यताओं में, उस टाइम पे संपत्ति के अधिकार अक्सर जिसके पास कब्जा होता था या जो उसका उपयोग करता था उसी पे आधारित होते थे। व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें जैसे कि कपड़े, उपकरण, हथियार, ये उस टाइम पे खानाबदोश जनजातियों ने इसको मान्यता दी। कहीं न कहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्यक्तिगत संपत्ति से भिन्न रियल एस्टेट और वास्तविक संपत्ति की यहाँ पे जो है भूमि कानून का रूप को संबंधित करना है। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने भी यहाँ पे अधिक परिष्कृत संपत्ति अधिकार प्रणाली विकसित की, जिसके द्वारा उन्होंने शासक अभिजात वर्ग और जो राज्य के पास अक्सर भूमि होती थी, वो व्यक्तियों को कृषि और उसका उपयोग करने का यहाँ पे उन्होंने अधिकार दिया था। संपत्ति का स्वामित्व अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। हमारे यहाँ पे माना जाता है कि जिसके पास जितनी संपत्ति उतना ही वो वहाँ पे उस व्यक्ति की जो है सब बातें यहाँ पे मानते हैं। एक शासक प्राधिकारी द्वारा उसको निरस्त किया जा सकता था। संपत्ति का स्वामित्व अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा से, जैसे मैंने अभी बताया, कि जुड़ा होता है और शासक प्राधिकारी द्वारा निरस्त भी किया जा सकता था। इन सब में मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं का ऐसा यहाँ पे मानना था। यूरोप में मध्य युग के दौरान सामंती व्यवस्थाएं काफी विकसित हुई, जिसमें राज्य ने सैन्य सेवा और वफादारी के बदले में यहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों को यहाँ पे भूमि सौंप दी। संपत्ति के अधिकार यहाँ पे स्वामी और जागीरदार के बीच के रिश्ते के उस पर निर्भर करता था। जितना ज्यादा उनका अटूट रिश्ता वहीं पे उनको संपत्ति दी जाती थी, जिसमें भूमि वितरण और नियंत्रण को नियंत्रित करने वाली पदानुक्रमिक व्यवस्थाएं भी थी। 1978 से पूर्व स्थिति की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उस समय के मौलिक अधिकारों के बारे में। स्वतंत्रता से पहले 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने संपत्ति रखने और उसका निपटान करने का अधिकार प्रदान किया था। 1935 के अधिनियम की धारा 299 में सभी व्यक्तियों, जमींदारों और किसानों को समान रूप से इस अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी। इसने लोगों की सुरक्षा की और गारंटी दी कि उनकी संपत्ति का ना तो शोषण किया जाएगा और न ही उचित मुआवजे के बिना उसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अधिनियम अधिकृत सरकार को निजी भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति भी दी गई। संविधान अधिनियम 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। साथ ही 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े, ताकि जमींदारों को अधिकार देने वाले कानूनों को अदालत में चुनौती ना दी जा सके। 1955 के चौथे संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31 में महत्वपूर्ण बदलाव किया, जो संपत्ति के अधिकार से यहाँ पे संबंधित है। इन संशोधनों का उद्देश्य सरकार को निजी संपत्ति के बलपूर्वक अधिग्रहण और अधिग्रहण पर अधिक अधिकार देना था। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए इस कारण से देय मुआवजे की राशि कम यहाँ पे कर दी गई थी। तो 1978 से पूर्व हमने जाना कि जो हमारे मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए थे, उसके द्वारा यहाँ पे व्यक्तियों, जमींदारों और किसानों को समान रूप से इस अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। इसमें लोगों को काफी सुरक्षा मिली और गारंटी भी यहाँ पे दी गई इन अधिनियमों के थ्रू, जो यहाँ पे 1935 में हमारा भारत सरकार अधिनियम था। और उनसे उचित मुआवजे के बिना उसका दुरुपयोग भी नहीं किया जाता था, उनका शोषण यहाँ पे नहीं किया जाए, ये यहाँ पे उन्होंने इसका विश्वास उनको दिलाया लोगों को। और इसके अलावा यहाँ पे अधिनियम अधिकृत सरकार को जो निजी भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही करने की अनुमति भी दी गई, कि वहां पे वो सार्वजनिक उद्देश्य के पर्पस से किसी भी मनुष्य से यहाँ पे जो है भूमि का वो ले सकते हैं और उनको उचित मुआवजा वहां पे मिलेगा। इन संसाधनों का उद्देश्य यहाँ पे सरकार को निजी संपत्ति के बलपूर्वक अधिग्रहण और अधिग्रहण पर अधिक अधिकार देना था। सर्वोच्च न्यायालय की आम राय थी कि भूमि सुधारों को बनाए रखा जाना चाहिए, भले ही वे उस समय संपत्ति के अधिकार में सीधे हस्तक्षेप करते हों। फिर भी न्यायालय ने कहा कि भूमि सुधारों को यहाँ पे बनाए रखना चाहिए।
सरकार ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का यहाँ पे प्रयोग, कहीं न कहीं न्यायालय फिर भी उसमें असमंजस में थी कि सरकार ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया। न्यायालय इस बात पर अड़ा था कि संपत्ति के अधिकारों को छीनने या उनका उल्लंघन करने के प्रशासनिक विवेक का आधार कानून होना चाहिए, ना कि केवल तथ्य। राष्ट्रीयकरण, हालांकि न्यायालय ने वास्तव में समाजवादी प्रशासन के साथ संघर्ष किया जब इसने साम्यवादी राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ संपत्ति के अधिकार के लिए सीमित रूप से ही सही सराहनीय ढंग से यहाँ पे आवाज उठाई। इस स्तर पर जो न्यायालय राष्ट्रीयकरण मामले में निम्नलिखित 2 बिंदु स्पष्ट रूप से यहाँ पे घोषित किए गए। पहला यहाँ पे है, संविधान बलपूर्वक अर्जित संपत्ति के मौद्रिक मूल्य के बराबर मुआवजे के अधिकार की गारंटी यहाँ पे दी गई। संविधान के अनुसार जब्त किए गए मालिक को उनकी संपत्ति के मूल्य की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये यहाँ पे दूसरा इन्होंने बिंदु स्पष्ट रूप घोषित किया। न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में भी निम्नलिखित 2 बिंदु स्पष्ट रूप से घोषित किए। संविधान बलपूर्वक अर्जित संपत्ति के मौद्रिक मूल्य के बराबर मुआवजे के अधिकार की गारंटी यहाँ पे दी गई। संविधान के अनुसार जब्त किए गए मालिक को उनकी संपत्ति के मूल्य की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो इसमें हमने ये जाना कि सर्वोच्च न्यायालय की भी यहाँ पे आम राय यही थी कि भूमि सुधारों को यहाँ पे बनाए रखा जाना चाहिए, भले ही वे उस समय संपत्ति के अधिकार में सीधे हस्तक्षेप करते हो, क्योंकि न्यायालय का कहीं ना कहीं ये मानना था कि भूमि सुधारों को बनाए रखने के पीछे कि वे उस संपत्ति के अधिकार में सीधे हस्तक्षेप करते थे। तो न्यायालय इस बात पर अड़ी हुई थी कि संपत्ति के अधिकारों को छीनने या उनका उल्लंघन करने के प्रशासनिक विवेक का आधार यहाँ पे कानून होना चाहिए, ना कि केवल तथ्य, जो कि हमने यहाँ पे जाना। 1978 के बाद की स्थिति की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। संवैधानिक अधिकार संपत्ति जो दी गई उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या प्रावधान है। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों को बनाए रखने का था। उनका जो रवैया था वो यहाँ पे समाजवादी आदर्शों को बनाए रखने का था, जबकि जमींदारों और अन्य ग्रामीण बिचौलियों को खत्म कर दिया गया, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान भूमि के विशाल भूभाग पर अधिकार हासिल कर लिया था। जब सरकार ने इन संसाधनों को ध्वस्त करने का कदम उठाया तो इससे संविधान के संपत्ति के अधिकार खंड के तहत कई मुकदमों में अदालत में चुनौती भी दी गई। नतीजन यहाँ पे सरकार ने निर्धारित किया कि वितरित विकास सुनिश्चित करने के साधन के रूप में संपत्ति पर धन संकेंद्रण और सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए सीमित निजी भूमि स्वामित्व के अपने समाजवादी विचारों को लागू करने की मांग करते समय कानूनी विवादों से बचना बेहतर होगा। संपत्ति को उचित स्थान देने के लिए कई संशोधन यहाँ पे हुए। पहला संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 31A और B और 9वीं अनुसूची यहाँ पे डाली गई। अनुच्छेद 31A और B का उद्देश्य जमींदारों को समाप्त करना था। इनका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और भूमि जोतने वालों की स्थिति में सुधार करना था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक उद्देश्य था। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी स्वतंत्रता के बाद जो यहाँ पे उनका मानना था, जो यहाँ पे उनका रवैया था समाजवादी आदर्शों को लेकर कि जमींदारों और अन्य ग्रामीण बिचौलियों को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, जिन्होंने उस टाइम पे बहुत औपनिवेशिक शासन के दौरान भूमि के विशाल भूभाग पर अधिकार हासिल कर लिया था। तो उनके यहाँ पे उसको खत्म करने की प्रक्रिया यहाँ पे की गई, और जिसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे हमने ये भी बात की कि संपत्ति को उचित स्थान देने के लिए यहाँ पे जो पहला संशोधन अधिनियम आया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31A और B और 9वीं अनुसूची यहाँ पे डाली गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही यहाँ पे ये था कि जमींदारों को समाप्त करना। इनका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और भूमि जोतने वालों की स्थिति में सुधार करना था, कि जिनको सिर्फ उपयोग करने के लिए यहाँ पे भूमि दी जाती थी, उनके उद्धार का यहाँ पे मेन उद्देश्य था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का भी एक प्रमुख उद्देश्य था। 44वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा और अनुच्छेद 300A यहाँ पे जोड़ा गया। इसी चीज को आगे करते हुए जब यहाँ पे 44वां संशोधन अधिनियम आया, उसके द्वारा यहाँ पे अनुच्छेद 31 के तहत
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब वो सिर्फ संवैधानिक अधिकार था। और यहाँ पे अनुच्छेद 300A भी इसके द्वारा जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 1F और 31 को मौलिक अधिकार के रूप में मानने के खिलाफ जो विरोध 1950 में इसके अधिनियमित होने के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। तो इस नाजुक विषय पर कई अदालती लड़ाइयों के बाद जनता पार्टी प्रशासन ने 44वें संशोधन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा, जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A से बदल दिया, जिसने इसे कानूनी अधिकार बना दिया। माइनर्वा मिल्स बैंगलोर एक जो औद्योगिक प्रतिष्ठा राष्ट्रीयकृत 1974 में सरकार द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को संसद की संशोधन शक्तियों को यहाँ पे लगभग असीमित सीमा तक बहाल किए जाने के 2 साल से भी कम समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और बुनियादी रचनात्मक सिद्धांत को माइनर्वा मिल्स मामले 1981 और बाद में वामन राव मामले 1981-14 में पुष्ट भी किया गया, जिसे पहली बार प्रसिद्ध संविधान संशोधन विधेयक में पेश किया गया था। केशवानंद भारती केस 1973 में, जहां न्यायालय के इस निष्कर्ष के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करने वाले संशोधन को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह परिवर्तन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करेगा। जब हमारा ये जो 44वां संशोधन अधिनियम आया, जिसके तहत अनुच्छेद 31 में यहाँ पे जो ये सबसे बड़ा चेंज किया गया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अदालती लड़ाइयाँ बहुत इस नाजुक विषय पर बहुत सारे झगड़े हुए, विवाद हुए, बहुत सारी अदालती लड़ाइयाँ यहाँ पे चली कि इसको क्यों नहीं माना जाएगा हमारा मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस में भी और हमने देखा कि माइनर्वा मिल्स केस में भी न्यायालय के इस निष्कर्ष के बावजूद कि जो संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे नहीं हुआ है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने के पीछे कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन लाया गया है संविधान के मूल ढांचे में, उसका यहाँ पे कहीं किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और ये कहीं ना कहीं सही भी रहा। अब मैं बात करूंगी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का निहितार्थ। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम भारत में एक ऐतिहासिक कानून जिसे माना गया था, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद से जुड़ी चिंताओं को दूर करना था, साथ ही भूमि मालिकों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना था। हालांकि इस अधिनियम को कई चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण बाद में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में संपत्ति अधिकारों के बदलते परिदृश्य द्वारा दिए गए निहितार्थ, समस्याएं और अवसर जो कि यहाँ पे आए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में जो निम्नलिखित है हमारा जो ये मैंने यहाँ पे दिए आपको बताने के लिए यहाँ पे स्लाइड में लिखा भी है कि उचित मुआवजा देना यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य था। सहमति और सामाजिक प्रभाव का आकलन करना, समयबद्ध प्रक्रिया जो भी है समय से वहां पे की जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भूमि खरीद से जुड़ी चिंताओं को दूर करना, समयबद्ध प्रक्रिया यहाँ पे करना, उचित मुआवजा लोगों को देना जिनसे यहाँ पे भूमि ली जा रही है सार्वजनिक उद्देश्य के पर्पज से। भारतीय संविधान में भूमि सुधार का भी यहाँ पे एक सबसे बड़ा रोल है। भूमि सुधार भारत में इस भूमि स्वामित्व और वितरण, ऐतिहासिक अन्याय और सामंती संरचनाओं और औपनिवेशिक विरासतों से हमेशा प्रभावित रहा है। जैसा कि हमने देखा भी है कि भूमि स्वामित्व और भूमि उपयोग और भूमि में संपत्ति का मालिक कौन है, किराएदार के क्या क्या वहाँ पे उनके हक है, उनकी जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, वो हमने यहाँ पे बातें भी की थी। तो कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है उसके ही हमने यहाँ पे भारतीय संविधान में क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जो यहाँ पे भूमि सुधार की बात करते हैं, जिनमें बिचौलियों का उन्मूलन करना। भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य उन बिचौलियों और जमींदारों को समाप्त करना था जो काश्तकारों का शोषण करते थे। अनुच्छेद
39 के अनुसार राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि वह आम लोगों की भलाई के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करे। तो यहाँ पे भारत में भूमि सुधारों और जो बिचौलियों और जो जमींदारों की प्रथा यहाँ पे चली आ रही थी, उसको यहाँ पे समाप्त करना था, जो शासन कर रहे थे काश्तकारों पर। और इसीलिए हमारे जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 है, उसका यहाँ पे जो दिया गया है कि राज्य को निर्देश यहाँ पे जो दिया गया था, वह आम लोगों की भलाई के लिए ही भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39 के अनुसार जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन, संविधान ने इसके उन्मूलन की सुविधा प्रदान की जिम्मेदारी राज्य विधानों के माध्यम से भूमि स्वामित्व को सीधे किसानों को हस्तांतरित करने की प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें सामंती बिचौलियों का खात्मा हो जाएगा। ये जो जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन यहाँ पे किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो सामंती बिचौलिए उस टाइम पे जो राज करते थे, उनका भी यहाँ पे खात्मा हो गया था। और जो भूमि स्वामित्व जो वहाँ पे लोग उसका प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे, जो किसान वहाँ पे थे, उनको हस्तांतरित करने की प्रणाली भी यहाँ पे लागू की गई। भूमि स्वामित्व सीमा का अधिरोपण, यहाँ पे अनुच्छेद 31A और 31B राज्य को भूमि के कुछ ही हाथों में संकेंद्रण को रोकने के लिए भूमि जोत पर सीमाएं लगाने का अधिकार देते हैं। साथ ही अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का प्रावधान भी करते हैं। तो भूमि स्वामित्व सीमा का जो यहाँ पे मेन उद्देश्य था, वो अनुच्छेद 31 और B जो राज्य की भूमि के कुछ ही हाथों में संकेंद्रण को रोकने के लिए भूमि जोत पर सीमाएं लगाने का अधिकार दिया गया था, वहीं उसी के अतिरिक्त यहाँ पे अधिग्रहित भूमि के लिए जो मुआवजे का प्रावधान भी यहाँ पे रखा गया। किराएदारों और कृषि श्रमिकों के अधिकार, संवैधानिक प्रावधान काश्तकारों और कृषि श्रमिकों के लिए भू स्वामित्व की सुरक्षा और उचित मजदूरी सुनिश्चित करते हैं तथा भेदभाव के विरुद्ध उनके अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि किराएदार और कृषि श्रमिकों के अधिकार की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उससे जो उनके बीच में जो भेदभाव था, जो मजदूरी वहाँ पे सुनिश्चित की जाती थी और जो उनके भी अधिकार थे उस भूमि के उपयोग करने से लेके भू स्वामित्व तक, उसकी भी यहाँ पे रक्षा की गई। विधायी उपाय, यहाँ पे भूमि हदबंदी अधिनियम, काश्तकारी सुधार अधिनियम और कृषि सुधार अधिनियम सहित विभिन्न भूमि सुधार कानून, श्रम कृषि में भूमि स्वामित्व, काश्तकारी अधिकार और श्रम संबंधों को विनियमित करने के लिए बहुत सारे अधिनियम भी यहाँ पे बनाए गए। जो भी इस तरह के काश्तकारी सुधार अधिनियम थे या कृषि सुधार अधिनियम, उनके सहित यहाँ पे श्रम संबंधों को विनियमित किया गया। चुनौतियां भी यहाँ पे काफी आई, जिनमें प्रयासों के बावजूद राजनीतिक प्रतिरोध, नौकरशाही की अकुशलता और अपर्याप्त कार्यान्वयन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। साथ ही यहाँ पे सामंती सत्ता संरचनाएं और कृषि संघर्ष जैसे मुद्दे भी बने हुए हैं। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी भूमि सुधार में यहाँ पे जो राजनीतिक प्रतिशोध, यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे देखने को मिला, जो नौकरशाही की अकुशलता थी कि लोगों के पास करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं था, और इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो फिर भी यहाँ पे बनी रही और कृषि संघर्ष जैसे मुद्दे भी यहाँ पे बने रहे। महत्व की बात करें तो संविधान में भूमि सुधार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसमें किसानों, किराएदारों और कृषि मजदूरों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। हालांकि उनकी सफलता संरचनात्मक असमानताओं और शक्ति असंतुलन को दूर करने पर निर्भर करती है। तो संविधान में भूमि सुधार कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे माना गया है। और जितनी भी असमानताएं थी और शक्ति उन्मूलन, असंतुलन को यहाँ पे दूर करने पर भी जो है इसका महत्व रहा। अब मैं बात करूंगी भारत में संवैधानिक प्रावधान की, जो कि अभी हमने बात भी की कि कैसे हमारा जो संपत्ति अधिकार था, ये मौलिक अधिकार से अब संवैधानिक अधिकार बन गया है। और अनुच्छेद 19(1)(f) में भारतीय संविधान के संपत्ति के अधिकार से संबंधित रहा है। जैसे पहले भी हमने बात की, 44वें संशोधन से पहले ये यहाँ पे संपत्ति के अधिकार से संबंधित था।
यह नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार भी देता है। हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था और जब इसे हटाया गया था तो बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना यहाँ पे करना पड़ा। बहुत सारी अदालती जो यहाँ पे विवाद थे उनको भी यहाँ पे रखा गया, लेकिन फिर भी इस 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ पे जो अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार यहाँ पे इसे बताया गया। अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 मूल रूप से संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। यह राज्य द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्ति से मनमाने तरीके से वंचित किए जाने से व्यक्तियों की रक्षा करता है और राज्य द्वारा अर्जित संपत्ति के लिए मुआवजा देना अनिवार्य करता है। हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में पुनः स्थापित किया गया। तो जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है यहाँ पे अनुच्छेद 31 जो मूल रूप से संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित है, उसी की ही यहाँ पे बात की गई है कि कैसे राज्य जो है किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्ति के मनमाने तरीके यहाँ पे से वंचित किए जाने व्यक्तियों की रक्षा करता है, कैसे यहाँ पे राज्य द्वारा अर्जित संपत्ति के लिए मुआवजा देना यहाँ पे अनिवार्य बताया गया है कि जो पहले यहाँ पे मनमाने तरीके से लोगों से यहाँ पे जो है संपत्ति ले ली जाती थी और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिलता था, वही अब अनुच्छेद 31 में इस चीज को यहाँ पे सुरक्षा मिली। हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में पुनः स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं चाहे उसे निरस्त किया गया हमारे अनुच्छेद 31 को, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे अनुच्छेद 301 के तहत जो यहाँ पे कानूनी अधिकार हमें मिले वो भी यहाँ पे एक इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि हम जो है भूमि से रिलेटेड जो हमने कहा कि बहुत सारे यहाँ पे अदालती विवाद यहाँ पे जो रहे, इस चीज को लेके लोगों का बड़ा रोष था कि ये हमारा मौलिक अधिकार क्यों छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो एक हाथ से लिया गया था तो वो दूसरे हाथ से वहां पे उन्होंने उसी चीज को यहाँ पे कायम रखते हुए जो अनुच्छेद 301 के द्वारा यहाँ पे कानूनी अधिकार दिए गए उससे वो पुनः स्थापित यहाँ पे हुआ। अनुच्छेद 300A अब क्या कहता है? यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि संपत्ति को केवल वैध कानून के माध्यम से और उचित मुआवजे के साथ ही छीना जा सकता है, जिससे भारत में संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि ये 44वें संशोधन के बाद हमारी जो अनुच्छेद 31 को 300A अनुच्छेद से यहाँ पे जो है रिप्लेस किया गया और यहाँ पे इस अनुच्छेद 300A में यह बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं जैसा पहले यहाँ पे मनमानी उसमें लोगों से जो है संपत्ति ले ली जाती थी, बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना किसी उद्देश्य से लोगों से यहाँ पे संपत्ति ली जाती थी। वही यहाँ पे इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद इस सिद्धांत को भी यहाँ पे पुष्ट करता है कि संपत्ति को केवल वैध कानून के माध्यम से और उचित मुआवजे के साथ ही छीना जा सकता है। अगर कोई ले भी रहा है किसी उद्देश्य से, राज्य ले रही है, सरकार ले रही है, तो कहीं ना कहीं जिससे ली जा रही है संपत्ति उसको उचित मुआवजा देना यहाँ पे अनिवार्य है, जिससे भारत में संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई इस अनुच्छेद 301 के द्वारा। अब मैं बात करूंगी वैश्विक संविधानों में भूमि अधिकार। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न संविधानों में संपत्ति अधिकार प्रावधानों की तुलना यहाँ पे अगर मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 5वां संशोधन जो है और 44वें भारत के संविधान में संशोधन, इन दोनों में क्या विभिन्न देखा गया, हमारा ध्यान केंद्रित किया गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो 5वां संशोधन यहाँ पे आया, उस संशोधन के टैगिंग क्लॉज के
तहत सरकार को बिना उचित मुआवजे के सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति लेने से रोका जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जब संपत्ति को प्रख्यात डोमेन के माध्यम से अधिग्रहित किया जाता है तो संपत्ति के मालिकों को उचित मुआवजा मिलता है। अगर हम तुलना करें अपने 44वें भारतीय संशोधन से तो यहाँ पे 5वां संशोधन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है वो भी यहाँ पे उचित मुआवजे का जो है बात की गई है कि सरकार यहाँ पे बिना उचित मुआवजे के सार्वजनिक उपभोग के लिए या उपयोग के लिए निजी संपत्ति नहीं ले सकती है। और साथ के साथ यह भी यहाँ पे सुनिश्चित किया गया 5वें संशोधन के द्वारा कि जब संपत्ति को प्रख्यात डोमेन के माध्यम से अधिग्रहित किया जाएगा तो संपत्ति के मालिकों को उचित मुआवजा भी यहाँ पे मिलेगा। भारत में संपत्ति के अधिकारों में संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से परिवर्तन हुए हैं, जो हमने अपने पिछली स्लाइड्स में भी हमने जाना कि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, जिससे इसका मौलिक अधिकार का दर्जा जो है समाप्त हो गया, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा अब यहाँ पे है। और इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति को विनियमित करने के राज्य के अधिकार के साथ व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों को संतुलित करना था। अब मैं बात करूंगी भूमि अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो मामले यहाँ पे रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद में संपत्ति अधिकार अनुच्छेद 31 सहित मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की पुष्टि की, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से भूमि सुधार कानून पर प्रभाव भी पड़ा। मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को बरकरार रखा गया यहाँ पे, जिसके बाद में भूमि सुधार कानून प्रभावित भी हुए इस सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस के बाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो हमारा सबसे मेन केस यहाँ पे लीडिंग केस रहा है, जिसमें यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में संपत्ति के अधिकारों की प्रधानता को यहाँ पे बल मिला। मूल संरचना के सिद्धांत को जो यहाँ पे पेश किया गया और जो अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के अधिकार न्याय शास्त्र को प्रभावित भी यहाँ पे किया गया। इसी में हमारा अगला यहाँ पे केस है एट्टापुरम के जमींदार बनाम मद्रास राज्य, जिसमें कि मद्रास एस्टेट अधिनियम को बरकरार रखा गया तथा भूमि सुधार कानून बनाने के लिए राज्य के अधिकार की पुष्टि भी की गई। सामंती बिचौलियों को समाप्त करते हुए भूमि सुधार कानून बनाने के लिए राज्य की शक्ति को यहाँ पे मान्य किया गया। अगला यहाँ पे केस है आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970, जिसमें पर्याप्त मुआवजे के बिना निजी संपत्ति अर्जित करने की राज्य की शक्ति सीमित हो गई, जिससे भूमि अधिग्रहण और कृषि सुधार बहुत प्रभावित हुए। कर्णकराथमल बनाम मद्रास राज्य 1956 के यहाँ पे विवाद में मद्रास भूमि सुधार अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया तथा न्याय संगत वितरण के लिए राज्य द्वारा लगाई गई भूमि सीमा को यहाँ पे वैध ठहराया गया। चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ 1950 में पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम का समर्थन किया गया और भूमि पुनर्वितरण और बिचौलियों के उन्मूलन का यहाँ पे समर्थन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद में चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ में जो भूमि हमारा पुनर्वितरण और बिचौलियों के उन्मूलन को यहाँ पे उन्होंने समर्थन दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भूमि अधिकारों में न्याय, समानता और स्थिरता सुनिश्चित करने में संवैधानिक ढांचे के महत्व का पुनर्गठन, क्योंकि एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य भूमि अधिकार समाजों को आकार देने, निष्पक्षता, सतत विकास और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक संघर्षों और सामाजिक विकास में जड़ों के साथ भूमि के संबंध में संवैधानिक प्रावधान का स्वामित्व, पहुंच और उपयोग की जटिलताओं को समाहित करते हैं और यह अन्वेषण ऐतिहासिक संदर्भ में तल्लीन करता है, भूमि अधिकारों के प्रक्षेपक का पता लगता है और दुनिया भर में संवैधानिक ढांचे की यहाँ पे जांच भी करता है। समावेशी और समृद्ध समाज के लिए
इन सिद्धांतों को कायम रखने हेतु कार्यवाही का आह्वान। एक वैश्विक आउटलुक संपत्ति अधिकार कई संविधानों में मौलिक व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं और राज्य के कार्यों को यहाँ पे बाधित करते हैं। केशवानंद भारती और एट्टेपुरम के जमींदार जैसे मामले कानून इन प्रावधानों की व्याख्या करने में अदालतों की भूमिका को दर्शाते हैं। सामाजिक कल्याण के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को यहाँ पे संतुलित करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर भले ही संपत्ति के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसे हर व्यक्ति का मूल अधिकार माना जाता है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हालांकि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों की बुनियादी आजीविका को कम नहीं करना चाहिए। विकास के लिए सरकार और उससे लोगों दोनों के लिए यहाँ पे पारंपरिक रूप से लाभकारी प्रयास करने चाहिए और कृषि भूमि का अधिग्रहण अंतिम उपाय होना चाहिए। किसी भी भूमि अधिग्रहण को अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक वैधता का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मिले। संक्षेप में, भूमि अधिकारों से संबंधित संवैधानिक ढांचे न्याय, इक्विटी और स्थिरता के लिए समाजों की खोज का प्रतीक है। जैसे जैसे राष्ट्र शहरीकरण, पर्यावरणीय चुनौतियां और आर्थिक असमानताओं का सामना कर रहे हैं, मजबूत भूमि अधिकार व्यवस्थाएं समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए अनिवार्य रूप से उभरती भी हैं। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा अनुच्छेद 300A है, जिसके तहत संवैधानिक वैधता का पालन करना हमारा मतलब अनिवार्य है और ये हम हर एक देश के नागरिकों का कर्तव्य भी है। और ये 300A अनुच्छेद के तहत इसे जो यहाँ पे सुनिश्चित किया गया कि जो प्रभावित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा यहाँ पे दिया जाए और अगर उनसे घर लिए जा रहे हैं तो उनका पुनर्वास या उनके आवास के लिए उन्हें वहाँ पे जमीन या भूमि वहाँ पे दी जाए और उनका पुनर्स्थापन वहाँ पे हो। तो जो हमने ये बात की कि पहले हमारे अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति जो ये हमारा भूमि अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को वहाँ पे उस टाइम पे मौलिक अधिकार माना जाता था और वही हमारे इसको मतलब कंट्रोल करता था। तो कहीं ना कहीं 44वें संशोधन के बाद जो यहाँ पे ये मौलिक अधिकार से हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया, तब भी यहाँ पे इसे हर व्यक्ति का मूल अधिकार ही यहाँ पे माना जाता है। क्योंकि किसी ना किसी तरह भी यहाँ पे ये जो संविधान में जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं कि जो लाभकारी प्रयास हैं जो भी ये यहाँ पे दिया गया है 300A के तहत और 31A और 31B के तहत, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें उसी चीज से यहाँ पे जोड़े रखता है, उसी चीज को यहाँ पे पुनर्स्थापित किया गया है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हमारा ये संविधान है यह अपने विषयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। उक्त संविधान को भारत की संविधान सभा से यहाँ पे अपनाया गया था। तो इस व्याख्यान में हमने जाना कि हमारे जो भूमि अधिकारों का संवैधानिक ढांचा कैसा है, जिसमें हमने ये भी बात की ऐतिहासिक यहाँ पे पृष्ठभूमि का हमने जिसमें बात की, जिसमें हमने ये भी बताया कि कैसे स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे जो पहले की व्यवस्थाएं थी, जमींदारी, रियोतदारी, उनको यहाँ पे समाप्त किया गया। और फिर हमने यहाँ पे ये भी जाना कि 44वें संशोधन से पहले यहाँ पे जो हमारा भारतीय संविधान में 19(1)(f) के तहत यहाँ पे संपत्ति से संबंधित हमें यहाँ पे हक दिए गए थे हमारे देश के नागरिकों को कि वो संपत्ति से उनका निपटान करना, उनको अर्जित करना, ये सारे यहाँ पे जो मामले हैं वो उनको यहाँ पे अधिकार दिया गया था संपत्ति से संबंधित, जो कि 44वें संशोधन के बाद यहाँ पे अनुच्छेद 31 और 300A द्वारा पुनर्स्थापित यहाँ पे किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब भी हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार है, ये मैंने इसमें आपको बताया।
और जो भारतीय संविधान के हमारे जो प्रावधान हैं, उनको हमने यहाँ पे जाना कि कैसे अब जो है हमारा यहाँ पे अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 300 ए, 31 ब, 31 अ के बारे में हमने यहाँ पे बात की और हमने यहाँ पे विभिन्न संयुक्त राज्य अमेरिका के 5वें संशोधन के बारे में जाना कि उनके उसमें भी यहाँ पे अगर किन्हीं लोगों से संपत्ति ली जाती है तो उनको उचित वो दे के कंपनसेशन दे के यहाँ पे वो पुनर्स्थापित किया जा सकता है, उनको पुनर्वास यहाँ पे दिया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रावधान है 300 ए। क्योंकि जो भी इस तरह से कोई भी विवाद या कोई भी संपत्ति से संबंधित लोगों के बीच में जो विवाद होते हैं या सरकार और या फिर इंडिविजुअल के उसमें कोई विवाद आता है, तो वो ना तो सिर्फ यहाँ पे न्यायालयों द्वारा बल्कि हमारे यहाँ पे जो वैकल्पिक समाधान है जो कि हमारे सिविल संहिता प्रक्रिया में जो हमारा सेक्शन है 89 धारा 89 में ये प्रावधान दिया गया है कि कहीं पे भी अगर न्यायालय को लगता है कि इस तरह की कोई जो विवाद है जो लोगों के बीच में अगर संपत्ति को लेके या राज्य के बीच में संपत्ति को लेके इस तरह का कुछ भी है तो वो उनको निपटा सकते हैं मध्यस्थता द्वारा। यहाँ पे जो है कि जो मध्यस्थता है वो कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों को गवर्नमेंट का भी इंडिविजुअल की बात करें तो उनके भी संबंध को यहाँ बनाए रखता है। और यहाँ पे हमने जो बात की भारतीय संविधान में हमारे जो 7वीं उसमें पुष्टि एंट्री लिस्ट 2 में जो राज्य के पास राइट है कि वो अपने भूमि कानून कोई भी इस तरह का अपने अपने क्षेत्र में भूमि कानून बना सकते हैं, तो ये हर एक राज्य का एक अपना उनके पास शक्ति है इसके थ्रू इस अनुच्छेद इस एनलिस्ट के द्वारा कि यहाँ पे वो अपने जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि अपने हरियाणा राज्य, यहाँ पे यूपी राज्य, बिहार राज्य, वो सब अपने अपने जितने भी इस तरह के भूमि से संबंधित कानून अपने बना सकते हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो हर एक राज्य का एक अलग भूमि कानून है क्योंकि यह विभिन्न कानूनों के उससे यहाँ पे इसको विनियमित किया गया है। यह किसी एक राज्य का या एक यहाँ पे भूमि कानून नहीं है, यह विभिन्न कानूनों से यहाँ पे भूमि अधिकारों को विनियमित किया गया है और ये एक रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। ये तो हमने यहाँ पे जाना कि यहाँ पे संविधान में कितने प्रावधान हैं, कैसे कैसे यहाँ पे जो है भूमि विवादों को और भूमि से जो संपत्ति से संबंधित यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं हर एक नागरिक को कि कैसे वो यहाँ पे कानूनी सहायता ले सकते हैं अगर उनको यहाँ पे वहाँ से हटाया जा रहा है या उनका जो ये अधिकार है उसका यहाँ पे उसका वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे उनके पास यहाँ पे अनुच्छेद 300 ए है जो उनको यह अधिकार देता है कि वो यहाँ पे उस चीज को पा सकते हैं। अगर उनको मुआवजा उचित नहीं मिल रहा है या उनको आवास नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हमारी जो धारा 300 ए है उसका अहम रोल है भारतीय संविधान में। और इसीलिए मैंने ये कहा कि जो हमारा ये भूमि कानून है ये कहीं ना कहीं हमारे जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों पर आधारित है, उसी से यह आकार लेता है। तो ये जो भूमि अधिकारों में हमने इस पूरे व्याख्यान में हमने जो बात की संवैधानिक ढांचे के बारे में भूमि अधिकार से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि अब आप समझ पाएंगे कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश के नागरिकों के लिए। वो समझ पाएंगे कि ये इन अधिकारों से वो कैसे अपने अधिकार को यहाँ पे ले सकते हैं, क्या क्या उनके पास यहाँ पे राइट्स हैं और किस तरह वो अपना अगर कोई भी इस तरह का विवाद होता है तो न्यायालय में जाकर वो यहाँ पे ये जो हमने केसेस भी किए, केशवानंद वाला केस, यहाँ पे माइनरवा मिल्स केस, यहाँ पे चिरंजीत लाल केस जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसको करारनामा भी दिया है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए कि भारत के भूमि अधिकारों के संवैधानिक ढांचे के बारे में। धन्यवाद। Many a times we all think, who am I?
Why am I doing whatever I am doing? Why do I feel attracted towards others? Why do I feel very aggressive in certain instances? Why certain people or certain type of acts, they repel me? Why is it that I always search for certain things which look very, very ambiguous? These are the things, these are the questions that all of us experience, all human beings. And you would realize that many a times certain domains of knowledge, especially within social sciences and all sciences at large, when you look at it from a philosophical point of view, they would try to give you the answers to these questions. Now, one of the branches of understanding which helps you understand things much better, which also helps you understand not only what is visibly present before you, what is glaringly apparent to you, rather which also tells you what is not visible at all, what goes within. Okay. And this is the subject knowledge, what is called as psychology. It's not only that it helps you understand the manifested behavior, the overt behavior, how you talk, how you speak, how you say it, how you interact, how you respond. Not only that, but also what goes within, what makes you do this, what makes you think this way, what makes you act that way. Why is it that certain things you appreciate, certain things you feel attracted towards, and why is it that many a times in certain type of situations you feel you should completely go out of it, you should not get anyway involved into it, the repulsion. Why is it that certain acts, although you do not appreciate, still you get involved into it? Then you reinterpret your own behavior and you start giving birth to certain type of experiences, shame, guilt, pleasure, appreciation. You see world in a particular way, you analyze it in a particular way, you derive emotion out of it, feeling out of it, and the mix of what you perceived along with what you experience, it makes you act in a particular way, respond in a particular way. Your response is received by somebody else, and then the other person also responds in that situation. Now, there are situations where several people interact simultaneously. The situation remains constant and different people interact at the same time. You realize that your identity gets lost. You are not an individual. You act what is called as group behavior. You realize that you don't have an explanation for either favoring somebody or completely being unfavorable to the other person. You later on realize that it was a favorable or an unfavorable attitude towards that individual. You realize that you repeat certain form of behavior. Why? You don't know. People tell you that such type of repetitions are not normal. Human beings largely do not do that. And then you realize that, okay, this is a particular pattern of a behavior for which I require the help of a specialist. The specialist tells me that this pattern of behavior is given a particular taxonomy, a particular nomenclature, which is either some aberration in the normal behavior, it is a neurotic form of a behavior, psychotic form of a behavior, it could be a psychosomatic response. And psychology, it covers all of this. So, if you want to understand yourself, if you want to understand others, this is the subject which helps you achieve that target. It is behavioral sciences that makes you understand human beings, human responses, human existence in complete totality.